भाई लोग हेल टास्क ये बस एक वन शॉट है, मतलब इस वीडियो में ही ये पूरी मांगा खत्म हो जाएगी। और काफी क्रेजी मांगा लगी थी मेरे को ये, तब मैंने पढ़ी थी, और काफी क्रीपी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक पर्टिकुलर पैनल को देख के मैं एटलीस्ट 15 सेकंड के पॉज में चला गया था जस्ट टू डाइजेस्ट इट। अच्छा ठीक है, फिर इसके आगे क्या दिखाओगे। और आज की वीडियो में मैं यही वन शॉट मांगा कवर करने वाला हूँ। मस्त पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। सबसे पहले तो ये इसका कवर पैनल है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ही पेज पर हम एक क्रीचर का चेहरा देखते हैं, इतना बड़ा। अब इसे क्या ही बोलेंगे, योकाई बोलेंगे, अजीब सा मॉन्स्टर बोलेंगे। और ना यही बोल रहा होता है कि एक ऐसे फॉरेस्ट में जहां सिर्फ इविल रहता है, और हम अपने मेन हीरो को फॉरेस्ट के बीच में चलता हुआ देखते हैं। और वो योकाई आगे बोलता है, काफी बुरा है ना कि तुम इस घने जंगल में अकेले घूम रहे हो। हम अपने मेन हीरो को और पास से देखते हैं, वो एक बास्केट लेके जा रहा होता है काफी बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं एक पेड़ के ऊपर एक काइंड ऑफ बंदर जैसा अजीब सा क्रीचर, उसने एक इंसान को यहाँ छाती और गर्दन से मुंह में पकड़ा हुआ होता है और वो उसे फाड़ रहा होता है बेसिकली अपने दांतों से। और वो बड़ा सा योकाई अभी भी बोल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम यहाँ आसपास हर किसी को बहुत ज्यादा भूखा बना रहे हो, देखो और भागो यहाँ से वरना तुम्हें मैं खा जाऊंगा। तभी अजीब सा योकाई हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम सर के ऊपर आ जाता है। अब इस पैनल में ये योकाई तो दिख रहा है, इसके जस्ट साइड में ही देखो उस पेड़ पे 3-4 वैसे ही बंदर दिख रहे हैं, जैसे उस एक बंदर ने उसकी छाती फाड़ी थी अभी। और ये बड़ा सा योकाई साइड में ही बहुत बड़े पेड़ को ग्रैब करके नीचे आता है हमारे हीरो को खाने के लिए, और वो मुंह खोल के इसे बंद करता अपने मुंह में। एंड हमारा हीरो इज लाइक, कोई मक्खी मच्छर आ गया मेरे आसपास वो बस हाथ चलाता है, इतने बड़े योकाई का यहाँ से पूरा मुंह फट जाता है और आंख बाहर निकल आती है उसकी, सिर्फ एक हाथ घुमाने से, और भी कैजुअली। और इस इतने बड़े योकाई का जब पूरा मुंह फट जाता है, हम साइड में उस पेड़ के साइड में वो बेबून से बड़े बड़े बंदर जो खा रहे थे ना, वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं डर के मारे। दे आर लाइक, ये तो हमसे बड़ा मॉन्स्टर है। और तब हम अपने मेन हीरो को एकदम क्लोजअप लुक में देखते हैं, और वो ना अपनी बास्केट में से एक पेपर निकालता है, और उस पेपर में लिखा होता है टू बोस्के, मतलब हाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है बोस्के, तुम्हें एक पैकेट अंडा लेके आना है, और ये लेटर है तुम्हारी मदर से बेसिकली ये भाई साहब यहाँ अंडा लेने आए। खैर वो ये पेपर पढ़ के दोबारा से बास्केट में रख देता है और आगे चलने लगता है। वहां वो बंदर डरे सहमे रहते हैं पूरे टाइम कि कौन था ये, एक ही हाथ में मार के चला गया। हमारा बोस्के टाउन के अंदर पहुंचता है, एक शॉप पर एक एजेड लेडी बैठी होती है, वो बोलती है अंडे चाहिए तुम्हें, कितने पैकेट अंडे चाहिए। बोस्के बोलता है एक पैकेट। क्या तुम्हारे पास है अंडे, जिसमें वो अम्मा स्टार्ट हो जाती है कि तुम आए कहां से हो, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। बंदा मस्त स्लीपर्स में आ रखा है, कैजुअल ट्राउजर नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहा है, जिसमें बोस्के बोलता है कि घने पहाड़ों के बीच में से आया हूँ, मैं तो मस्त आराम से अपने कमरे में था, लेकिन मुझे फोर्सफुली ये काम करना पड़ रहा है, और जैसे ही मैं वापस चला जाऊंगा मैं मस्त सोने वाला हूँ आराम से, तो जल्दी से चीजें खत्म करते हैं और मेरे को अंडा दो जल्दी। जिसमें वो बूढ़ी थोड़ी ऐसे सरप्राइज हो जाती है, क्या तुम ऐसी जगह से आए हो, और वो भी इस टाइम पर जिस टाइम पे तुम आ रहे हो। और तब हम आसपास का नजारा देखते हैं, उस टाउन की ही काफी सारी बिल्डिंग्स तहस नहस टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। एक शॉप ये बूढ़ी अम्मा ने खोल रखी है बस, और हमारी बूढ़ी अम्मा स्टार्ट हो जाती है लेक्चर देने के लिए कि ये टाउन एकदम अपने अंत में आ चुका है, और वो लोग अब फाइनली दिखने लगे हैं हर जगह। और वो बहुत डर के बोलती है, वो अपोस्टल्स, हाँ बेसिकली वो योकाई वो मॉन्स्टर्स को अपोस्टल्स बोलते हैं, कि वो अपोस्टल्स अब बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं यहाँ पे। वो अपोस्टल्स जो मैसेंजर हैं इविल के, वो वाकई में मॉन्स्टर्स हैं। ये सारी बात बता रही होती है बूढ़ी अम्मा अपनी डरी डरी। अब उसकी कहानी चल रही है, हमारा बॉस के बीच में बोलता है अंडे हैं तुम्हारे पास। अम्मा उसकी तरफ देखती है, मैं यहाँ कहानी सुना रही हूँ, इसे अंडे ही चाहिए। वो अम्मा फिर से पूछती है कितने पैकेट, बॉस के फिर से बोलता है एक ही पैकेट चाहिए। वो अम्मा फिर से स्टार्ट हो जाती है, मतलब बेसिकली हमें ये काइंड ऑफ पूरी स्टोरी बताई जा रही है अम्मा के थ्रू। वो अम्मा फिर से स्टार्ट हो जाती है कि 40 साल पहले जो स्पिरिट स्टार्स है वो टूट टूट के बिखर के गिरे थे, और उस दिन के बाद से ही पूरी दुनिया कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जिसमें बॉस के बोलता है मेरे अंडों का क्या। बूढ़ी अम्मा अपनी लगी पड़ी है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं इस टाउन के अंदर एट दिस पॉइंट वो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे के सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना यहाँ से। जिसमें बॉस के बोलता है अंडे। बुढ़िया फिर से पूछती है कितने पैकेट चाहिए, बॉस के लाइक एक चाहिए। वो बुढ़िया फिर से बोलती है वो जो तुम्हारे पीछे स्टैचू दिख रहा है तुम्हें, जो सिटी लिन से मिला था, वो भी ऐसा ही है ना, काफी सैड है ये बात। तो अब ये बुढ़िया रुक ही नहीं रही थी, तो बॉस के फाइनली बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई अंडे है ही नहीं तो बार बार पूछ क्यों रही हो कितने अंडे चाहिए। बुढ़िया दोबारा पूछती है कितने पैकेट चाहिए अंडे, बॉस के लाइक एक चाहिए भाई एक। तभी एक यंग लड़की आती है, और वो यंग लड़की आगे बोलती है कि घर चले जाओ तुम। वो मतलब शॉप में से बाहर निकली होती है, तभी हमें वो बुढ़िया इंट्रोड्यूस करती है उसे, वो उसी की पोती है माँ को। और फिर माँ को बताती है हम आउट ऑफ बिजनेस जा चुके हैं, मेरी बूढ़ी अम्मा को आदत है कस्टमर्स को सर्व करने की, तो उसे बस तुम्हारे साथ बातचीत ही करनी है। और माँ को बॉस की तरफ देख के बोलती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बैंडिट से लड़के आए हो, लेकिन मुझे माफ करना हमारे पास कोई अंडे नहीं है। जिसमें हमारा बॉस के मुड़ता है और चलने लगता है वापस। तभी हमारी बूढ़ी अम्मा अंडे बाहर निकालती है जो उसने अपने कपड़ों में छुपा रखे थे, और बोलती है हमारे पास अंडे। जिसमें माँ को इस लाइक है, तभी माँ को बोलती है नहीं 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 है, ये अंडे खराब हो चुके हैं, और ये तुमने अपने कपड़ों में क्यों छुपा रखे थे। जिसमें बूढ़ी बोलती है तुम इन्हें मेरे से ले लेती, इसीलिए मैंने तुम्हें इनसे छुपाया था, और ये प्रॉपर्ली सील्ड है, मतलब खराब नहीं हुए। ये सुन के बॉस के जो जा रहा था उल्टा घूम जाता है। फिर माँ को बोलती है फिर तो ये एकदम लास्ट पैकेट हुआ ना। तभी वो बूढ़ी बोलती है अगर कोई कस्टमर आता है तो शॉप को तो बेचना पड़ेगा ना, अगर हमारे पास वो आइटम है तो। बॉस के सामने से खड़े होकर उनकी बातचीत सुन रहा है। अभी तुम सोच रहोगे भाई ये कहाँ है स्टोरी चल रही है, बस
थोड़ा सा सेटअप है ये, अभी आगे पूरी जो 360 घूमने वाली है अभी स्टोरी। तभी माँ को बोलती है तुम बोल क्या रही हो, हमने इतने दिनों से खाया भी नहीं है कुछ और तुम हमारे घर से अब खाना बेचने लग गई हो। जिसमें बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मैंने तुम्हारा पोर्शन ऑलरेडी बचा के रखा हुआ है, तो हट जाओ यहाँ से और इस शॉप को कंटिन्यू करना जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपने मरने के बाद छोड़ी है, यही जिंदगी है अब मेरी। तभी माँ को बोलती है कि तुम में दिमाग ही नहीं है, हम एटलीस्ट अपनी इस दुकान को तब तक बंद रख सकते हैं तब तक कुछ नाइट्स नहीं आ जाते कैपिटल से उन अपोस्टल्स को हराने के लिए, तब तक हम इस टाउन को छोड़ देते हैं, मतलब हम भी माइग्रेट कर जाते हैं, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। नाइट्स आएंगे कैपिटल से, उन अपोस्टल्स को हराएंगे, तब आ जाएंगे हम टाउन में। जिसमें बूढ़ी अम्मा बोलती है नहीं मैं नहीं जाने वाली। माँ को उसे पकड़ के खींचने लगती है, वो बूढ़ी अम्मा बोलने लगती है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। फाइनली माँ बोस से खड़ा बोलता है अंडे, तो बूढ़ी अम्मा पीछे खींच रही है, उसकी पोती उसे पीछे खींच रही है। इस हालत में बूढ़ी अम्मा बोलती है कितने पैकेट अंडे चाहिए, अरे एक पैकेट चाहिए भाई दे दे उसे। तभी माँ को बोलती है मैंने मना किया ना। बॉस को बोलता है अंडे, बूढ़ी अम्मा फिर से कितने पैकेट, माँ को फिर से मना करती है, बॉस को फिर से बोल देता है अंडे दे दो भाई। जिसमें माँ को बोलती है कुछ ज्यादा ही परसिस्टेंट नहीं है तू, मैंने मना कर दिया ना, तुम ऑलरेडी हमारे सर्कमस्टेंसेस के बारे में समझ चुके हो कि हम अभी किस हालत में हो, कौन तुम, तुम्हारे अंदर इमोशनल नाम की चीज नहीं है क्या। हमने अभी तुमसे पहले कुछ नाइट्स को अंडे दिए थे और जो बचे कुछ अंडे थे वो हमने उन्हें दे दिए थे जो इस टाउन को छोड़ के जा रहे थे, तो चले जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और माँ को बता देती है कि उस तरफ गए नाइट्स, बेसिकली एक ऊंचाई वाले एरिया पे, उस टाउन से थोड़ी सी दूर एक वॉल की दूसरी तरफ। हम अगले ही सीन में बहुत सारी आर्मी को देखते हैं, बेसिकली बहुत सारे बंदों को। हाँ यही वो नाइट्स हैं सो कॉल्ड जो कैपिटल से आए हैं इस टाउन को बचाने के लिए। तभी माँ को बोलती है कि एट दिस पॉइंट नाइट्स ना एक्सटर्मिनेट कर रहे हैं, बेसिकली खत्म कर रहे हैं अपोस्टल्स को, उनकी वहां बैटल चल रही है, तो जैसी बैटल खत्म हो जाएगी उसके बाद आ जाना। वहां हम देखते हैं वो सारे नाइट्स चार्ज करते हैं, उनके सामने एक अपोस्टल आता है इतना बड़ा, इनसे सारे के सारे अपना भाला तैनात कर लेते हैं उसकी तरफ। तभी उनमें से एक नाइट बोलता है क्या यही है जिसने टाउन पर अटैक किया था। तभी दूसरा नाइट स्माइल करके बोलता है सीरियसली इस छोटे काम के लिए हमें बुलाया है। तभी हमारा वो नाइट बोलता है हम स्ट्राइक डाउन करने वाले हैं इस बीस्ट को जो हमारी जमीनों को इतना ज्यादा खराब करता जा रहा है, सीधा अटैक करो। ये लोग चार्ज करते हैं उस अपोस्टल की तरफ, उसमें बहुत सारे स्पेयर्स मारते हैं। तभी एक नाइट आके बोलता है हमारा ग्रुप पहली बार एक्सटर्मिनेट करने वाला है एक अपोस्टल को, ये काफी डिलीशियस है ना इन्फेंट्री लीडर। तभी साइड में खड़ा नाइट चीखता है कमांडर, तो बेसिकली ये जो हमें बंदा दिखाया जा रहा है ये कमांडर है इनका, और बोलता है कि कमांडर एकदम रेडी है डिप्लॉय करने के लिए। और भाई साहब यहाँ शर्त लगा रहे हैं कि 500 सिल्वर कॉइन है इस अपोस्टल पे, इस बेयर हंट में। अब डैन हॉल खुद, मतलब बेसिकली इस कमांडर का ही नाम होगा ये, बिहेड करेगा, इसके सर को धड़ से अलग करेगा और वो अपना बहुत बड़ा ऐसा फरसा सा घुमाता है वो, एंड ही इज स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि काफी वीक है भाई, इसने वो फरसा घुमाया है, इतने बड़े पेड़ को इसने एक झटके में काट दिया है। उसका फरसा उस पेड़ को काटते हुए उस अपोस्टल के हाथ में लगता है और उसके मुंह पे ना खून की छींटें आती है, वो स्माइल करने लगता है। उसे लग रहा होता है उसके फरसे ने उसकी हाथ बाद उसकी पूरी बॉडी फाड़ दी होगी, लेकिन वो देखता है उसका वेपन पूरा चकनाचूर हो रखा है और उसके हाथ में अजीब सी बोन स्ट्रक्चर आर पार निकल रखी है और उसी से ये खून चलाता है एक साथ। वहां जितने भी लोग होते हैं वहां सबकी हालत खराब हो जाती है कि ये क्या हुआ भाई, कमांडर है उनका, उसकी आदत हुई है। तभी वो सामने से अपोस्टल क्रीपी सी स्माइल करने लगता है और तब वो स्माइल करके अपना मुंह खोलता है, तो उसके मुंह के अंदर देखो जरा, ये सारे ह्यूमंस हैं, किसी की मुंडी पड़ी हुई है, किसी का हाथ आड़े टेढ़े जो इसने खाए हैं। और मुंह खोल के मुंह बंद करता है और अपनी नोस्ट्रिल्स में से काफी स्टिकी सा सब्सटेंस बाहर निकलता है उस कमांडर पर। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि तुम में अभी दिमाग ही नहीं है माको से, ये पॉइंटलेस है, किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तुम नहीं जीत सकते हो उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट। इवन इफ अगर तुम एक नाइट हो तुम तब भी नहीं जीत पाओगे, हालांकि अगर तुम एक स्टार नाइट हो तो वो एक बात अलग है। फिर हम एक सीन में काइंड ऑफ हमें पुरानी मेमोरी दिखाई जा रही है इस ग्रैनी की। ग्रैनी के सामने एक बहुत बड़ा पोस्टर मरा पड़ा है और उसके मुंह के ऊपर एक बीन खड़ा हुआ है जिसने कपड़े पहने हुए और ऐसा सिंबल है उसके कपड़ों पे। तो बेसिकली ये ग्रैनी उसे, मतलब उस पर्टिकुलर बीन को एक स्टार नाइट कंसीडर कर रही है, जिसे सुन के माको को ऐसा लगता है कि ये कहानियां ही बना रही है बस। माको बोलती है फिर से तुम चालू हो गई, जिस बंदे के बारे में तुम बोलती रहती हो ना, जो तुमने बहुत टाइम पहले देखा था, तुम सीरियसली सठियाने लगी उड़िया। और माको बोलती है ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर ऐसा कुछ सच होता तो हम उस बारे में कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तब वो बढ़िया शांत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम उन सो कॉल्ड ब्रेव नाइट्स को देखते हैं और उस कमांडर को देखते हैं जो उस स्टिकी सब्सटेंस में काइंड ऑफ पूरे उनकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है। अब एक तरफ तो कमांडर फ्रीज हो रखा है, दूसरे तरफ उस अपोस्टल में जितने भी नाइट्स थे ना जो इस कमांडर के साथ थे, उन सबका ऐसा गुच्छा सा बना दिया है उसी स्टिकी सब्सटेंस से उन्हें इकट्ठा कर करके। और कमांडर साइड में से एक चाकू बाहर निकालता है इस स्टिकी सब्सटेंस को काटने के लिए, लेकिन उससे कुछ कट ही नहीं रहा होता है। वो उस अपोस्टल की तरफ देख के बोलता है तो तुम ऐसे पेट्रीफाई करते हो ह्यूमंस को, और अब वो काट ही रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कैसे भी न कैसे हट जाए, कट जाए। अब ये उसकी तरफ देख के, मतलब उसी अपोस्टल की तरफ देख के बोल ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक बड़ा सा पंजा रखता है, जो उसका हथियार जमीन में पड़ा हुआ है ना, जो टूट के बिखर गया था, उस हथियार पे एक और क्रीचर आगे पंजा रखता है जिससे आवाज होती है। हमारा कमांडर सामने देखता है और उसे ये सीन दिखाई देता है। मतलब ये एक अपोस्टल नहीं था, ये तो भाई दर्जनों में बिखरे पड़े हैं उसी पावर लेवल के, जिस पावर लेवल के एक ही अपोस्टल ने इनकी ये हालत कर दी है। इतने सारे हैं ये, और इनको देख के कमांडर की हालत खराब हो जाती है। कमांडर पागल हो जाता है, अरे क्या हुआ, ऐसे तो हम मर जाऊंगा। तभी दो अपोस्टल एक साथ उसे आते हैं खाने के लिए, वो चाकू उठाता है अपने आप को सेव करने के लिए, वो उसे खाते, लेकिन तभी वहां हमारे बॉस को वैसा पहुंच जाते हैं और वो
हाथ मारता है उस अपोस्टल के अंदर। उस अपोस्टल का पेट पूरा फट जाता है, पीछे कमर वमर सब फट जाती है उसकी, उसकी आंखें फट जाती हैं, मुंह में से खून आने लगते हैं उसके, सिर्फ एक हाथ टच करने से। कमांडर के देख के होश उड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है ये, कहीं मैं मरी तो नहीं गया हूं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मरने के बाद वो कमांडर बॉस्को से पूछने लगता है क्या ये क्या हुआ है अभी। तभी आसपास जो इतने सारे अपोस्टल्स थे, वो जो पेड़ों पे लटके हुए थे, वो एक साथ नीचे आते हैं, और जो अपोस्टल के पीछे थे वो थोड़ा पेड़ के पीछे चुभने लगते हैं कि भाई उसने एक टच में मारा है। वो थोड़ा डरने लगता है और कमांडर बोलता है क्या तुमने उसे हरा दिया है, एक अपोस्टल को? हो क्या रहा है, हुआ क्या है मेरी आंखों के सामने अभी? और हम देखते हैं उसने जो हाथ मारा था उसमें ऑब्वियसली अपोस्टल में जो हड्डी वगैरह होंगी वो पूरी फट के बाहर आ रखी है। वो कमांडर उसकी तरफ देख के बोलता है क्या तुमने किया ये, हो कौन तुम, है कौन, बता भाई। वो इतनी तेज शाउट कर रहा होता है जिसमें हमारा बॉस को बोलता है अंडे दे दो भाई। कमांडर इज लाइक अंडे, क्या अंडे? जिसमें बॉस को इज लाइक हाँ प्लीज अंडे दे दो। कमांडर इज लाइक बोल क्या रहा है भाई तू? बॉस को इज लाइक अंडे ही तो बोल रहा हूँ ना। और कमांडर बोलने लगता है काफी स्ट्रेंज है तेरी अपीयरेंस, एक तो इन चप्पलों में घूम रहा है और भी ऐसी जगह में। बॉस को इज लाइक मेरे को किसी का ये नहीं सुनना कि मैं कहाँ कैसे घूम रहा हूँ, मेरे को अंडे चाहिए बस। जिसमें कमांडर पूछता है क्यों चाहिए? ही इज लाइक मुझसे बोला गया है, मुझे ले जाने होंगे वो। कमांडर इज लाइक बोला गया क्या तुम हमारे यहाँ मजाक उड़ा रहे हो? तब तक ना एक अपोस्टल पीछे से जाके स्नीक अप ऑन करता है और एक पेड़ के पीछे से जाके हमारे बॉस के हाथ में वही स्टिकी सा सब्सटेंस उसके पूरे हाथ में डाल देता है वो, और उसका हाथ और वो पेड़ बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो उसका हाथ इट इज लाइक उसका हाथ पेड़ से चिपक जाएगा। तभी कमांडर उसे देख के बोलता है कि अगर ये चीज हार्ड हो गई तो तुम्हारी बॉडी मूव भी नहीं कर पाएगी। हमारे बॉस को भाई अपना हाथ घुमाता है, जो साइड में पेड़ था बीच में से पेड़ फट जाता है, जो उस पेड़ के पीछे अपोस्टल था उसके दोनों हाथ उसकी मुंडी सब काट देता है वो, और पूरे में खून खून की बारिश होने लगती है। ये देख के कमांडर की और हालत खराब हो जाती है कि क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। तभी बॉस को साइड में जाता है और जो पेड़ से ना थोड़ी डंडी सी रह गई थी उस डंडी से उसे हटाता है। वो बेचारा साइड में जाता है, जो आसपास के अपोस्टल्स होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं कि अरे अब हमें मारेगा क्या ये। और बॉस बोलता है ये है क्या चीज, ऑब्वियसली उसी स्टिकी सब्सटेंस के लिए बोल रहा है वो। और ये बंदा बोलता है कि हमारा पूरा नाइट ऑर्डर, इवन हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर जो सिंगल हैंडेडली स्लॉटर कर सकते हैं बहुत सारे बेयर्स को, वो इस हालत में मतलब बेसिकली जमे पड़े हुए हो। एक ऐसा बंदा जो ये काम कर सकता है, क्या ये सही में? वो ये बोल ही रहा होता है तभी हमारा बॉस के जाके जो गुच्छा सा बना होता है ना वो इसके इतने सारे लोगों का जो उस पोस्टल में बना होता है, उस गुच्छे के पास जाके बोलता है क्या तुम्हारे पास अंडे हैं? मुझे शाम होने से पहले घर पहुंचना है। तभी वो बंदा बोलता है जितने तुम्हें अंडे चाहिए भाई ले जा, वो कैंप साइट पर है जो ऊपर है कैंप साइट, लेकिन क्या तुम बाय एनी चांस, वो बेचारा कुछ बोल पाता, बॉस के मुड़ता है चलने लगता है आगे, इसकी बात ही कंप्लीट नहीं हो पाती। वो पीछे से बोलने लगता है अरे रुक रुक तो सही। बॉस के हमारा सीधा जाके कैंप साइट पे पहुंचता है, वहां भी सेम यही हालत हुई होती है, बहुत सारे नाइट्स वगैरह जमीन में पड़े हुए हैं आधमरे, बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और वो स्टिकी सब्सटेंस पड़ा हुआ है पूरे कैंप पे, कैंप वगैरह के कपड़े सब फटे हुए हैं। बॉस के लाइक अंडे कहाँ है, अंडे कहाँ? वो पूरा ढूंढने लगता है कि अंडे कहाँ है। एक साथ उसके होश उड़ जाते हैं, सामने वो देखता है बहुत सारी अंडों की क्रेट टूटी फूटी पड़ी हुई है, उनमें से अंडे सब टूटे फूटे पड़े हैं। उनके पास जाता है, बॉस के बोलता है एक भी नहीं बचा इनमें से एक भी इंटैक्ट नहीं है। बॉस के एक साथ डरने लगता है क्योंकि सूरज ढल रहा होता है, मतलब शाम हो रही होती है बेसिकली, और वो सूरज की तरफ देख के बोलता है मेरा कर्फ्यू टाइम तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इन द सेंस उसे घर पहुंचना है ना शाम से पहले। और वो एक साथ बॉस के जो अभी तक इतना चिल माहौल में घूम रहा है बंदा चप्पल पहन के, वो इतना डरने लगता है कि मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। फिर बॉस के बोलता है अगर मैं अंडे नहीं खरीदूंगा और अंडों के साथ नहीं वापस जाऊंगा तो मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, इवन दो मुझे फिकमॉन कार्ड चाहिए। तभी एक साइड में ही उन्हीं की टीम का बंदा, नाइट्स की टीम का बंदा जो बहुत ही अधमरी हालत में होता है, वो बोलता है क्या कोई आया यहाँ पे, कोई है यहाँ पे, हम बहुत बड़ी मुसीबत में। बॉस के दिमाग में चल रहा होता है ये सारे अंडे तो खराब है, एक क्रेट जो उस बूढ़ी अम्मा के पास थी उसे तो मैं ले आ सकता हूँ ना। बॉस की वो सोच के चलने ही लगता है वहां से, ये सोचता हुआ कि अब यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। वहां पीछे बंदा जो बेचारा बोल रहा था ना कि क्या कोई है यहाँ पे, हम काफी बड़ी मुसीबत में, वो बेचारा पीछे से चीखता रहता है अरे रुको सुनो तो। बॉस के वहां से चल देता है, वो बंदा बोल रहा होता है पीछे से वो आ रहा है, बहुत टेरिबल चीज आ रही है, और भी कहां से, माउंटेन से। खैर हम टाउन का नीचे का सीन देखते हैं, सारे के सारे टाउन में लोग इकट्ठे हुए होते हैं एक ही जगह पे और काफी डरे सहमे से होते हैं वो, क्योंकि उनके सामने एक नाइट पड़ा हुआ है काफी ज्यादा जख्मी, और एक बंदा बोलता है कि ये पहाड़ के एकदम तल पे मिला था नीचे और ये इतनी बुरी हालत में था, और ये सोचना कि इनका ग्रुप भी इतना इजीली वाइप आउट हो जाएगा कोई चांस ही नहीं है। तब एक और बंदा बोलता है कि इसके घोड़े को तो ऑलरेडी खाया जा चुका है। तभी भी लोग बोलने लगते हैं कि आज यहाँ से चले जाते हैं, मतलब इस टाउन को छोड़ के चले जाते हैं, अब कुछ नहीं बचा है इस गाँव में, और सूरज ढलने से पहले हम दूसरा मतलब जो नेबरिंग विलेज है वहां चले जाएंगे, इस टाउन को हम अबेंडन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माँ को ग्रैनी से पूछा होगा चलो चलते हैं, ग्रैनी इज लाइक नहीं मुझे नहीं जाना, अकेले चली जाओ तुम। तभी माँ को बोलती है फिर से वही पागलपंती। तभी वो बूढ़ी बोलती है जैसा मैंने पहले बोला था मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ कहीं। माँ को बोलती है भाई इस चीज का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। तभी वो बूढ़ी बोलती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ ही बड़ी हुई हूँ इसी टाउन के अंदर, और भी इसी शॉप में, हमारे ग्रेव्स भी साथ में बनाए जाएंगे, और मैं तो काफी श्योर हूँ मेरे को तो तुम बहुत इजीली अबेंडन कर दोगी, और अगर तुम्हारे लिए हार्ड है मेरे को छोड़ के जाना तो मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ आगे, छोड़ दो सब। माँ को ये सुन के थोड़ी कंफ्यूज होती है और बुढ़िया बोलती है तुम्हें जहां जाना जाओ, मैं शॉप को चूज करती हूँ तुम्हें नहीं। ये सुन के थोड़ा माँ को बुरा लगता है, जो उसने अपने सर पे कपड़ा पहना होता है वो उसको अपना कपड़ा उतारती है और बुढ़िया के मुंह पे फेंक के मारती है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है कि ठीक है जा रही हूँ मैं। बुढ़िया उसकी तरफ देखती है और ऑब्वियसली बुढ़िया सैड है, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है इसके अलावा, माँ को के अलावा, वो चाहती है वो प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए उसने काम किया है। और बुढ़िया अकेली बैठी रहती है फिर दुकान पर। हमारा बॉस के पहुंचता है फिर उसे देख के बुढ़िया घबरा जाती है कि
अच्छा अच्छा चल तू ही है। बुढ़िया को लगा कोई अपोस्टल वोस्टल आ गया और बुढ़िया बोलती है तुमने तो देख ही लिया कि मेरी ग्रैंड चाइल्ड कितनी ज्यादा फूलिश है। खैर उसी की भलाई है, अगर वो मेरे बिना जाती है तो मैं उसके लिए बैगेज की तरह ही काम करूंगी खामखा। और ये बोल के बुढ़िया बोलती है कि मैं एज अ डिकॉय की तरह तो काम कर सकती हूँ ना, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगी या टाइम बचा लूंगी जिससे वो बच्चे यहाँ से भाग पाए, मतलब ये टाउन छोड़ पाए, जितने भी ये टाउन से लोग जा रहे हैं ना वो इस टाउन से दूर जा पाए। तो बेसिकली इसलिए रुक रही है बुढ़िया यहाँ पे। वाह इतना बड़ा सेक्रीफाइस। और बुढ़िया बोलती है तुम्हें भी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर बुढ़िया तुरंत वो अंडों की क्रेट निकालती है, उसे बोलती है हाँ अंडे चाहिए थे ना तुम्हें, ये लो। और माफ करना तुम्हें मेरी पूरी स्टोरी, वो बोलती है कि तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ी उस चीज के लिए माफ करना, लेकिन वो आधे में ही रुक जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी परछाई आती है पीछे से, बोस्के के पीछे घरों को तोड़ती हुई काफी बड़ा क्रीचर आता है, जिसे देख के बुढ़िया के होश ही उड़ जाते हैं कि क्या है ये। तभी हम अगले सीन में देखते हैं सारे के सारे टाउन वाले लोग जा रहे होते हैं ये टाउन छोड़कर, एकदम ऑलमोस्ट बॉर्डर पे होते हैं वो। और तभी टाउन के लोग बोलते हैं कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी माँ को भागी हुई आती है और बोलती है रुको। तभी दूसरा बंदा बोलता है माँ को अभी तक तुम आई नहीं हो, जल्दी करो, बैठो जल्दी। जिसमें माँ को बोलती है मदद करो मेरी, मैं ग्रैंड माँ को नहीं ला पा रही हूँ, मैं अकेले नहीं ला पाऊंगी, मेरी मदद करो उन्हें यहाँ लाने के लिए, चाहे तुम्हें उन्हें ड्रैग करके लाना पड़े, यहाँ खींच के लाना पड़े। बेसिकली वो ये बोल ही रही होती है तभी उसे सेंसेस में कुछ चीज हिट होती है एक साथ, और हम देखते हैं पंजा, बहुत ही ज्यादा बड़ा पंजा जिसकी शेडो इतनी बड़ी है। पूरी माँ को ये दो बुलेट कार्ड इतने सारे लोग सब ढक गए सिर्फ एक पंजे की शेडो में, और वो अपना पूरा पंजा घुमाता है। जितने भी लोग होते हैं सब इधर उधर गिर जाते हैं, वो बुलेट कार्ड्स टूट फूट के बिखर जाती हैं। माँ को एकदम सुन्न हो चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। अगले ही सीन में हम इस दरिंदे को देखते हैं, इतना बड़ा है ये और पंख फैला रखे हैं इसने, और इसका हम मुंह देखते हैं और इसके मुंह में इतने सारे होल्स हो रखे हैं। अब तुम इससे अंदाजा लगा रहे होगे कि क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। इसके मुंह को देख के माँ को बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो ऑब्वियसली उसे घिन आ रही होती है। अगले ही सीन में वो क्रीचर, वो अपोस्टल अपने हाथ उठाता है और जो सेम चीज उन छोटे छोटे अपोस्टल्स ने सांस भर के अपने नोस्ट्रिल से किया था ना, डिट्टो सेम चीज इतने सारे होल्स में से ये क्रीचर करता है। मतलब उसके पूरे चेहरे में से वो उन होल्स में से वो सब्सटेंस निकल रहा है और सारे के सारे लोगों पे गिरता है, जितने भी ऑलमोस्ट वो टाउन के गेट पे खड़े हुए थे ना बाहर जाने के लिए, उन सब के ऊपर गिरता है वो। और सब एक साथ चीखने लगता है कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम हिल ही नहीं पा रहे हैं, कोई तो मदद करो हमारी। तभी वो बंदा जिसके घोड़े को खा गए थे ना, जो काफी अधमरी सी हालत में गाँव वालों को मिला था पहाड़ के नीचे, वो बंदा बोलता है कि ये पेरेंट बर्ड है, जिन अपोस्टल्स ने इस टाउन पे अटैक किया था ना, वो बच्चे हैं इसके लिए। और अभी वो छोटे छोटे बच्चे ही इसके सामने, तो ऑब्वियसली अब तो बच्चे लग रहे हो, वो छोटे छोटे बच्चे ही बहुत ज्यादा हल्ला उल्ला कर रहे थे अभी, और ऐसे हल्ला उल्ला कर रहे थे कि वो डर गए हों। अब हम सबको पता है कि क्या हुआ है, हमारा बॉस के वहां जाके 2-3 को ऐसे लुढ़काया है तो इस वजह से उन्होंने वो जो नॉइस क्रिएट करी होगी उसकी वजह से ये यहाँ पे आया है इतना बड़ा क्रीचर। और बंदा बोलता है चाहे हम कुछ भी कर लेते, हमेशा से मरने ही वाले थे, सारी चीजें खत्म होने ही वाली थी, स्टार्ट से ही सारी चीजें निश्चित थी। और हम अगले सीन में देखते हैं बॉस को और उस ग्रैंड माँ को, वो गेट की तरफ देखते हैं। अब गेट शॉप से दूर है लेकिन एक क्रीचर इतना बड़ा है कि इसका पूरा मुंह आदि बॉडी दिख रही है इन्हें इतनी दूर से, जिसे देख के ग्रैनी खड़ी होती है। वो बोलती है ये क्या है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि है क्या चीज। तो तभी बुढ़िया सोचने लगती है कि माँ को, जिसे बॉस को सुन के बोलता है कि मैंने माँ को की आवाज सुनी है, वो वहीं पर है। जिस स्टेटमेंट को सुन के बुढ़िया सीधी भागने लगती है गेट की तरफ। ये वही बुढ़िया है जो इतना बोल रही थी कि मैं इसी शॉप में रहूंगी क्योंकि ग्रैंडफादर की वजह से, और हम दोनों के ग्रेव साथ में बनेंगे। वो पर्टिकुलर सीन हमें दिखाया जाता है, साइड में ग्रैंडफादर की फोटो, और उसे पीछे छोड़ के उसकी तरफ देखा भी नहीं ग्रैंड माँ ने, वो सीधा भागने लगती है अपनी पोती की तरफ। पीछे से हमारा बॉस के बोलता है 3 ब्रॉन्ज कॉइन हुए ना अंडों के, ये भाई अंडे ही पड़े हुए हैं। वहां हमारी बुढ़िया पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जान से भाग रही है, रोती हुई भाग रही है वो, जैसे ऑब्वियसली हमारा बॉस को भी देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस इतने बड़े क्रीचर ने और भी ज्यादा वो स्टिकी सा सब्सटेंस उन छोटे छोटे पोर्ट्स में से निकाला होता है। पूरी माको की बॉडी ढक जाती है उससे, मतलब बेसिकली अब ये भी मूव नहीं कर पाएगी, और वो क्रीपी सी स्माइल करने लगता है क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है ना जो इसे रोक पाए। तभी एक साथ आवाज आती है कि रुको रुको मॉन्स्टर। अब इसने जो पंख फैला रखे हैं उन पंखों को कोई पीट रहा है बाहर से। अब वो और कोई नहीं, हमारी ग्रैनी है जो माँ को भी देखती है। और ग्रैनी बोलती है क्या हो रहा है अंदर, क्या अंदर लोग जिंदा भी हैं, ऐसा क्यों हुआ। वो रोई जा रही होती है बाहर, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और माँ को सुन लेती है उसकी आवाज को, उसे पता है कि उसकी ही ग्रैंड माँ बाहर है। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि ये क्रीचर तो है यहाँ पे, उसने पंखों के बाहर ग्रैनी खड़ी हुई है। अब ग्रैनी के साइड में जो आसपास बिल्डिंग्स है ना, वहां वो छोटे छोटे, अभी तो ये छोटे ही बोलूंगा मैं वो छोटे छोटे अपोस्टल्स बाहर आते हैं, मतलब अलग अलग घरों की छतों पे। वही सेम अपोस्टल्स जो इतने सारे लोगों को खा जाते हैं एक ही बार में। वो क्रीपी सी आवाज निकालने लगते हैं, स्माइल करने लगते हैं, जिसे देख के ग्रैनी बहुत ज्यादा डरने लगती है कि ये क्या हो रहा है। अभी सामने इतना बड़ा क्रीचर ने पंख बना रखे हैं, सामने उसने ऑलमोस्ट सबको अंदर मार दिया है। इधर बाहर पंखों के बाहर ग्रैनी खड़ी हुई है, ग्रैनी के चारों तरफ बिल्डिंगों में ऊपर ये छोटे छोटे अपोस्टल्स है। तभी हमारा गोट बंदा चप्पलों में आता है, पूरी टैप 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 वॉक करता हुआ, एकदम ऑरा फार्मिंग करता हुआ, और उसने ना फिस्ट ऐसे पकड़ी हुई है। उसे देख के वो जो छोटे छोटे अपोस्टल्स होते हैं वो चीखने लगते हैं, अरे यही है वो, मतलब अपनी भाषा में अपनी भाषा में वो चीखने लगते हैं यही है वो जिसने वहां आतंक मचाया था। तभी वो बड़ा क्रीचर उनकी बात सुनता है और वो बहुत सारा स्टिकी सब्सटेंस अपने मुंह में से बाहर निकालता है एक पंख पर, और वो अपना हाथ
पूरा घुमा के दे के मारता है बॉस्को की तरफ। साइड में घर होता है, पूरे घर को फोड़ता हुआ उसका हाथ आता है बॉस्को के लेफ्ट साइड से। अब एक हाथ ना बॉस्को ने ऐसे कर रखा है, मतलब उसने फिस्ट बना रखी है बेसिकली, उसका हाथ आ रहा है उस बड़े क्रीचर का और इसने ऐसे हाथ कर रखा है, उसका पूरा हाथ बीच में से फटने लगता है। उसका हाथ यही है, उसका हाथ पूरा फटता हुआ जा रहा है बीच में से, जो उसने इतनी फोर्स से घुमाया था हाथ, जिसे देख के ग्रैनी शॉक में, वो बड़ा क्रीचर शॉक में कि ये क्या हुआ। वो पूरा फटते 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 उसका हाथ ही 2 टुकड़ों में हो जाता है। अब इतनी फोर्स से उसने मारा था और इसने ब्लॉक कर लिया, तो बहुत सारा एक साथ इसके रोकने से बहुत सारा सब्सटेंस हवा में उड़ता है पीछे। तो जितने भी पीछे छोटे छोटे अपोस्टल्स थे ना, किसी की आंख में लगता है, किसी की गर्दन में लगता है, किसी के हाथों में पैरों में लगता है, सब कट जाते हैं एक साथ। मार्को को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और फाइनली उस बड़े क्रीचर का हाथ बीच में से 2 टुकड़ों में डिवाइड। ही इज लाइक सीरियसली, और फाइनली एंग्री होता है। फॉर माई गुडनेस, अभी तक जो बंदा अपने उसके पूरे चेहरे पे होल्स थे, कान वगैरह सारे तरफ बहुत सारे होल्स थे, जिनमें से वो म्यूकस काइंड ऑफ सब्सटेंस निकाल रहा था। अभी वो भाई साहब अपना मुंह खोलता है, मुंह में से भी वो बहुत सारा सब्सटेंस एक साथ बाहर निकालता है और बहुत सारा वो स्टिकी लिक्विड हमारे बॉस्को के ऊपर आगे करता है और वो एक झटके में सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन बॉस्को हल्का सा मूव करता है, जो जितना भी लिक्विड उसके आसपास गिरा होता है ना, जो सॉलिडिफाई होता है, वो टुकड़ों में ही बिखर जाता है। जिसे देख के वो बड़ा क्रीचर सीधा उस पर अटैक करता है, मुंह खोल के उसकी तरफ जाने लगता है उसे खाने के लिए। और बॉस्को आगे बढ़े जा रहा है और बॉस्को वो पूरा मुंह खोल के उस पर अटैक करने के लिए जा रहा है। बॉस्को इधर से जा रहा है, बॉस्को उसका मुंह में घुस के पीछे से गर्दन में से फाड़ता हुआ बाहर निकलता है उसे। और हमें ये क्रेजी पैनल देखने को मिलता है, आय हाय पैसा वसूल। और डैमेज इतना ज्यादा होता है कि मतलब ये समझ लो खून की बारिश ही हो रही है, खून हड्डी पंख सब बिखर रहे हैं हवा में। इस पॉइंट पर तो बुढ़िया भी से देख के डरी हुई है बॉस्को को कि क्या किया है इसने। बॉस्को बुढ़िया के पास जाता है, बुढ़िया बोल रही होती है क्या क्या हुआ क्या हुआ। बॉस्को जो हाथ इतनी देर से उसने बंद कर रखा था ना, वो हाथ बुढ़िया की तरफ घुमाता है और उसके हाथों में छोड़ देता है। वो पैसे थे अंडों के, उसने वो पैसे ले रखे थे तब से हाथ में। बॉस को बोलता है ये रही पेमेंट अंडों की। उसके पीछे हम देखते हैं वो पूरा बड़ा सा क्रीचर जमीन में धड़ाम से आके गिरता है। आसपास के सारे क्रीचर मर चुके हैं और इतना सारा म्यूकस तो उसके मुंह में से निकल ही रहा था मरने के बाद भी। तो जैसे वो गिरता है ना, वो सारा म्यूकस उसकी खुद की बॉडी पे आगे लगता है, उसकी खुद की ही बॉडी सॉलिडिफाई हो जाती है। वाह बहुत बढ़िया, कैसा बॉस चलता है। अब तुम सोच रहे होगे ना कि कौन है ये बॉस को इतनी पावर कहां से आ रही है। मजा आएगा अभी आगे देखो। फिर पहाड़ से वो जो बैटल चल रही थी ना वहाँ नाइट्स की, हमारा एक नाइट फंस गया था जिसको बचाया था बेसिकली बॉस्को ने, वो और जिसने ये बताया था कि आ रहा है कोई आ रहा है, वहाँ जो टेंटों में पड़ा हुआ था वो दोनों नीचे आते हैं, उस क्रीचर को देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। तभी हमारा कमांडर, हमारा कमांडर बोलता है अनबिलीवेबल है ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तभी कमांडर आगे बोलता है कि ये इतनी सारी कॉप्सेस पड़ी हुई है जो हार्डन हुई है इनके खुद के ही म्यूकस से, अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के तौर पर इसके पैरों को ही लगा देंगे ना अपने टाउन के अंदर, मतलब ऐसे दूरदर्शन के तौर पर हर किसी को दिखे, तो जो बाकी के अपोस्टल्स हैं वो दूर रहेंगे, क्योंकि ये एज अ साइन ऑफ ब्रेवरी हो जाएगा ना कि इन्होंने इतने बड़े एक अपोस्टल को यहाँ मार के लटका रखा है एज अ ट्रॉफी। तो सारे के सारे जो अपोस्टल्स हैं वो इस गांव से दूर रहेंगे, तो ये टाउन बच चुका है और इस टाउन पे कोई हमला नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं बॉस को एक बंदे के हाथ से वही म्यूकस तोड़ के हटा रहा होता है। और माँ को पूछती है ग्रैंड माँ से कि भागी क्यों नहीं थी तुम, खुद से भी तो भाग सकती थी ना बाहर यहाँ से दूर। ग्रैनी शांत बैठी होती है। तभी हमारा बॉस को बोलता है कि मेरा ना कर्फ्यू होता है तो मेरे को जाना होगा। तभी बुढ़िया बोलती है रुको, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, और सबसे पहले तो मैं ये तुम्हारे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिससे बॉस को बोलता है मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली पे करना ही पड़ेगा वरना मैं बहुत बड़े ट्रबल में आ जाऊंगा। तभी सारे के सारे लोग बाउ डाउन करने लगते हैं बॉस के सामने कि थैंक यू, तुम एक मैसेंजर हो हेवन से। सारे लोग प्रेज करने लगते हैं उसे, जिस पे हमारा बॉस को बोलता है मैं तो सिर्फ जो मम्मी ने बोला था वो सामान लेने आया था अपना। तभी माँ को खड़ी होकर बोलती है कि एटलीस्ट कुछ तो हमें करने दो एज अ ऑफर कि हम तुम्हें कुछ तो रीपे करें तुम्हारे इतने बड़े डेट के लिए। जिसमें बॉस को उसकी तरफ देखता है और बुढ़िया की तरफ देखता है। बुढ़िया शांत होती है, बॉस को बुढ़िया की तरफ देखते हुए बोलता है अगर ऐसा ही है ना तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एज अ डिकॉय मत बनना, ना उनसे ये बोलना कि तुम्हें उनकी कुछ परवाह नहीं है जबकि तुम एज अ डिकॉय बन रही थी अभी ग्रैंड माँ। ये पहली सीरियस लाइन बोली है बॉस्को ने, जिसे सुन के ग्रैंड माँ भी हिल जाती है। अब नहीं तक था बॉस को सीरियस। अगली लाइन क्या बोलता है वो, नेक्स्ट टाइम तो मैं आऊंगा ना बस मुझे जल्दी से अंडे दे देना। तभी माँ को वो कपड़ा लेती है बुढ़िया से, अपने सर पे बांध के बोलती है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी अपनी ग्रैंड माँ के साथ। और हमारा बॉस को बास्केट लेके जाने लगता है। तभी बास्केट में नजर पड़ती है एक कपड़े पर बेसिकली जिसमें पैसे थे। उस कपड़े पे सिंबल है, ये सिंबल याद रखना। और इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो तो ये वही सिंबल है जो हम पहले भी देख चुके हैं थोड़े टाइम पहले किसी बंदे के कपड़े पे पीछे कमर पर। वही हमारा नाइटमैन की टीम वाला बोलता है कि इन्फेंट्री लीडर था कौन ये, जिसपे इन्फेंट्री लीडर बोलता है हम कन्वेंशन बाद में कर लेंगे तो हम सारे सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लेंगे। जिसमें वो बंदा इज लाइक हाँ बिल्कुल ठीक है सही बात है। तभी माँ को बोलती है अपनी ग्रैंड माँ से कि जो तुमने बोला था वो सही साबित हुआ आखिरकार, एक स्टार नाइट। हाँ एक स्टार नाइट ही आया था यहाँ पे, मतलब वो बॉस को स्टार नाइट बोलती है। तभी ग्रैंड माँ स्माइल करके बोलती है कि हाँ इसने काफी पुरानी मेमोरीज को ताजा तो किया है, मेरे को जैसे हम आज बचे हैं ना ऐसे ही बचाया गया था पहले भी। और तब हमें वो स्टैचू मिला था ना जो इनके गाँव में पहले से वो स्टैचू लगा हुआ है, उस स्टैचू से पहले तो अप्रोक्स 30 साल पहले का टाइम है वो। एक ऐसी स्ट्रेंथ जो
डार्कनेस को काट सकती है और स्टार जैसी ब्यूटी। और वो हमारा स्टार नाइट, बेसिकली हमारी स्टार नाइट कोई मेल नहीं फीमेल थी। बॉस को कौन है फिर? और बुढ़िया बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब उस अपोस्टल की कॉप्स को एक नए स्टैच्यू में यूज करेंगे। जैसे माँ को थोड़ा कंफ्यूजन में चली जाती है, क्या 30 साल पहले, और वो भी एक वुमेन, लेकिन वो तो लड़का था जो अभी गया है और वो मुश्किल से mid-20s में होगा अपनी। तो ये दोनों ही कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि था कौन, क्या था। और माँ को उसके बास्केट में वो जो पाउच था उस पर जो सिंबल था उसे सोचने लगती है। फिर सोचने लगती है कि आखिरकार एंड में वो था कौन। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमारे बॉस को भाई साहब घर पहुंचते हैं एंड इज लाइक मैं घर आ चुका हूँ। उसकी मदद अंदर से चीखती है, कहाँ था, इतनी लेट कैसे आया? नाइट टाइम ऑलरेडी हो चुका है ना बॉस के। मैंने प्लान किया था इन अंडों को यूज करने का आज के डिनर में, क्या तुम लेके आए हो? जिसमें बॉस के इज लाइक हाँ लेके आया हूँ। अब बॉस के पूरे कपड़े गंदे वगैरह हो रखे हैं और वो अपनी चप्पल उतारता है, जिसमें बॉस की मदर बोलती है तुम फिर से चप्पलों में बाहर चले गए थे, तुम्हारे पास जूते हैं ना? जिसमें बॉस के इज लाइक हाँ है। उसकी मदर फिर अंदर से फिर से चीखती है, शांति से नहा लेना अपने रूम में जाने से पहले, बहुत गंदे हो रखे हो तुम। और नहाना तब तुम अपनी लॉन्ड्री उस बास्केट में डाल दो, मतलब अपने कपड़े उतार के। मैं अभी एट दिस पॉइंट स्टोव यूज कर रही हूँ और डिनर जल्दी रेडी हो जाएगा, तो अभी से सोने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने नहा धो के घूम जाए सो जाए। और उसके बाद अपनी जेब में से, अपने पॉकेट्स में से जो भी चीजें हो पहले बाहर निकाल लियो। जिसमें बॉस के लाइक अरे ठीक है भाई, आ गए मेरे को समझ में। तभी उसकी मदद बाहर निकल रही होती है किचन से, ये सोचती हुई सीरियसली मेरे को डाउट है कि तेरे को समझ में आया नहीं आया। और वो अपने चीक पे, अपने गाल पे हाथ रखती है और उसके हाथ में वही सिंबल है जो हमने उस वुमेन के हाथ में सिंबल देखा था, उस स्टार नाइट के हाथ में वो सिंबल देखा था। ये बोसे की मदर के हाथ में वो सिंबल है। तभी बोसे की मदर उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है चेंज कहाँ है, क्योंकि कर्फ्यू टाइम के काफी बाद आए हो तुम, तो बाहर निकालो चेंज। जिसमें बोसे के पसीने छूटने लगते हैं। चेंज, लेकिन प्राइस एग्जैक्ट था तो मेरे पास कोई चेंज बचा नहीं है। अब बोसे की मदर ना हल्का सा मुक्का मारती है बोस्के के सर में, और जो अभी तक हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसपे खरोंच नहीं आ रही है, इतने बड़े बड़े क्रीचर्स को ऐसे तैसे खत्म कर दे रहा है, एक मुक्के से उसके पूरे सर में से खून की फब्बारें चलने लगती हैं और वो जमीन में ही धंस जाता है। ये इसकी पावर है, इसकी मदर की पावर। उसकी मदर बोलती है कोई चांस ही नहीं है, अंडे इतने महंगे हो गए तो हमेशा ऐसे ही हरकतें करते हो, एटलीस्ट रूल्स तो फॉलो कर लिया करो। स्लीपी हेड बॉस के, वो बेचारा अपना माथा पकड़ रहा होता है, धड़ाधड़ खून निकला जा रहा है उसके माथे में से। बॉस के बोलता है फिर कोई बंदा रूल्स को कैसे फॉलो करेगा इतने ज्यादा ट्रबल वाले घर के अंदर। जिसमें उसकी मदर बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई चॉइस है दूसरी, बस हमेशा कंप्लेन करते रहते हो। और हम अगले ही सीन में उनका घर देखते हैं कि है कहाँ। आय हाय हाय हाय, यहाँ है उनका बेसिकली घर, एक बहुत बड़े जायंट उंगली के ऊपर, और नीचे इतने सारे क्रीचर्स, इतने सारे मॉन्स्टर्स अपोस्टर्स घूम रहे हैं, इतने सारे ड्रैगन्स आसपास हवा में उड़ रहे हैं। सेंटर में इनका घर है। तभी उसकी मदर बोलती है शायद मैं भूल गई हूँ, तुमसे चिकन भी मंगवाना था, तो जाओ लेके आओ जल्दी। जिसमें बोस के लाइक अरे पहले ही बता रही थी, अब नहीं जा रहा मैं, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ, अब तो मैं पक्का ही सोऊंगा। तो बेसिकली अब मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें तुम समझ चुके होगे कि वो स्टार नाइट उसकी मदर ही है बोस्के की, और बोस्के उसके साथ रहा है, उसके साथ ऑब्वियसली ना चाहते हुए उसने ट्रेनिंग करी है, तो इसलिए बोस्के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज्यादा क्रेजी घर में रहते हैं। और हमारा नैरेटर लगता है कि ऐसे हेलिस एरेंड्स चलते रहेंगे, मतलब बेसिकली हमारे बोस्के को ऐसे जाना पड़ता रहेगा। और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी है वन शॉट स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट किस वन शॉट पे मैं वीडियो बनाऊं तुम ये भी सजेशंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।